अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर कुरतुलैन खुर्शीद। अच्छा, अब हम लोग पूरा वीक जो है हमारा डोज कैलकुलेशंस पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और सॉरी, एक्चुअली हम लोग की डेट्स जो थी वो कुछ और थी डोज कैलकुलेशन की क्लासेस को स्टार्ट करने की, पर क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ा अपने कामों में, तो इस वजह से हम लोग जो है आज से हमारी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डोज कैलकुलेशन के ऊपर। तो अगर हम लोग डोज कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो हम लोग ड्रग की डोज कैलकुलेशन करते हैं ना। तो अगर हम ड्रग की बात करें तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जब हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जो है अपना एक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट, अब अगर देखें तो हम लोग अगर एज अ पेनाडोल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी, मतलब अगर हमें सर में दर्द है तो हम लोग पेनाडोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग जब हम अपने अंदर हम लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अपना बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिखा के हमारे उस स्पेसिफिक जगह पे जाकर टारगेट करती है। और अगर हम लोग सर के दर्द के लिए खा रहे हैं या किसी भी पेन किलर की वजह से, पेन की वजह से खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग डोज कैलकुलेशन की बात करें तो बेसिकली डोज कैलकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी उस ड्रग की या किसी भी मेडिकेशन की जो है हम लोग एक अमाउंट को जो है, अप्रोप्रिएट अमाउंट को जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पता करते हैं कि अगर हम लोग अब बात करें किसी भी ऐसी मेडिकेशन की जिसका एक अवेलेबल डोज हमारे पास 500 mg में है, ठीक है। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से या अपने वेट वगैरह के हिसाब से, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 500 mg नॉर्मल डोज है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा इतना अप्रोप्रिएट हमारे बॉडी के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा डोज कि हम लोग वो खाएंगे तो हमें अपनी जो है प्रॉपर जो है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट मिलेगा। एज अगर हम लोग अपने वेट या अपने एज के हिसाब से, अगर क्योंकि देखें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हम पेडियाट्रिक पेशेंट्स को ही ले लें तो हम लोग उनको 500 mg तो नहीं देंगे ना, कि क्योंकि वो एक अडल्ट डोज़ है, ठीक है। 500 mg किसी भी मेडिकेशन का एक अडल्ट डोज़ है। तो हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स को हम लोग उतने अमाउंट में नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डोज़ कैलकुलेशन करेंगे। अब उन डोज़ कैलकुलेशन का स्पेसिफिक अगर पेशेंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए अलग फार्मूलाज होते हैं, अडल्ट्स के लिए अलग होते हैं, बीएसए के लिए अलग होते हैं, ठीक है। बीएसए मतलब बीएसए बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया के लिए हमारे पास अलग से फार्मूलाज होते हैं। अच्छा, सॉरी अगर आप लोगों को पीछे से आवाज़ों की डिस्टर्बेंस हो रही है तो अ, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें तो हमारे पास अलग अलग फार्मूलाज होते हैं अलग अलग पेशेंट्स की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हमारे पास तो एक अवेलेबल डोज़ हमारे पास, अगर हम लोग देखें अडल्ट डोज़ के लिए देखें, उसके बाद हमें उस एडल्ट डोज़ को तो हम लोग ऐसे ही तो नहीं दे देंगे ना किसी भी पेशेंट को कि आप भी 500 mg में ले लो, आप भी 500 mg में ले लो। एक पीडियाट्रिक पेशेंट्स को भी हमने 500 mg में दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर वो स्पेसिफिक हम लोग जो है फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके तो फिर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका जो गोल है, बेसिक गोल यही होता है हमारी डोज कैलकुलेशन का, कि हम लोग इंश्योर करें कि पेशेंट जो है वो एक करेक्ट डोज में अपनी मेडिकेशंस को रिसीव कर रहा है और डिज़ायर थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स उस मेडिकेशन के उसको मिल रहे हैं, ठीक है। और बगैर किसी हार्म के या किसी एडवर्स रिएक्शन के वो अपना प्रॉपर एक डिज़ायर थेरापेटिक मतलब डोज ले रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बात करें हम लोग कि क्यों इम्पोर्टेंट है डोज कैलकुलेशन, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो है ना डोज कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखें सेफ्टी, ऑब्वियसली अगर हम लोग टू मच या टू लिटिल मेडिकेशन का डोज दे देंगे किसी पेशेंट को तो फ़ायदा, ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हार्म,
लेस हो गया तो उसको कोई थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट ही नहीं मिलेगा उस चीज़ का। इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि मेडिकेशन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या पर्सनलाइज्ड, जैसे डोज़ कितना इंडिविजुअल को नीडेड है डोज़, ठीक है। एरर, अगर हम लोग एरर प्रिवेंशंस की बात करें तो किस तरह से हम लोग मेडिकेशन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कॉस्ट। अब ज़्यादा डोज़ वाली जो मेडिकेशंस होती हैं, अब जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारी नोविडेट 500 mg या नोविडेट 250 mg, उन दोनों की प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन है जो कि 250 mg में है और एक 500 mg में है, तो उन दोनों की प्राइसिंग में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि डोज़ कैलकुलेशन हमने नहीं की है या कुछ भी ऐसे, आपको डॉक्टर ने जो है 500 mg में दे दी है और वहाँ पे आपका फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, उसने भी आपको नहीं देखा, इसने चेक नहीं किया है कि क्यों इतने ज़्यादा mg में दी हुई है, और वो भी आपको दे दे, वो आपको डिस्पेंस कर देता है 500 mg में ही आपको वो डिस्पेंस कर दे, तो ज़्यादा ऑब्वियसली आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। आपको ज़रूरत 250 mg की है और आप 500 mg में ले रहे हो, या किसी फार्मेसी के अंदर आपके पास 500 mg में ही अवेलेबल है, 250 mg आपको चाहिए है, आपके पास है नहीं अवेलेबल, तो आप 500 mg वाली ही ले रहे हैं वहाँ से फार्मेसी से, तो ऑब्वियसली आपको खानी तो उसको तोड़ के ही पड़ेगी, आधी आधी करके ही खानी पड़ेगी। पर यह है कि पैसे तो ज़्यादा लग गए ना, वेस्टेज तो हो गई उस चीज़ की। तो इस वजह से हमारी जो है ना डोज़ कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होती है कि हम सेफ्टी भी देखते हैं, इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, कोई एरर ना हो, गाइडलाइन सही हो, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के उस पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ डोज़ कैलकुलेशन की, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। जैसे बॉडी सरफेस एरिया है, उसके हिसाब से भी हमारी होती है, वेट के हिसाब से होती है, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेट भी डोज कैलकुलेशन करते हैं, ऑन द बॉडी सरफेस एरिया पे भी करते हैं हम लोग, खास करके बच्चों के लिए, ठीक है। वेट भी हम लोग जो है वेट के बेसिस पे भी हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए ही करते हैं। अडल्ट डोज का भी होता है कि हम लोग अडल्ट के डोजेज किस तरह से निकाल सकते हैं, पीडियाट्रिक्स के डोजेज किस तरह से निकाल सकते हैं। अब अडल्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड डोज जो होता है डोज कैलकुलेशन, उस अडल्ट के वेट पे करती है, ठीक है, वेट और उसकी हेल्थ पे करती है। अगर हम लोग कहें कि एक मेडिकेशन है जिसका डोज 50 mg है, ठीक है, और अडल्ट पेशेंट वुड रिसीव द अमाउंट डायरेक्टली। अब इफ़ अ मेडिकेशन इज़ डोज एट 50 mg एंड अडल्ट पेशेंट वुड रिसीव द अमाउंट डायरेक्टली, ठीक है। अगर उसका डोज अमाउंट अगर हम लोग देखें 50 mg से ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट तो नहीं लेगा ना। अब उस पेशेंट को डॉक्टर ने जो है अडल्ट पेशेंट को डॉक्टर ने 50 mg बोला है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है 50 mg में मेडिकेशन, तो हम लोग डोज कैलकुलेट करके या फिर उसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 mg है तो उसको हम लोग किस तरह से बताएंगे कि किस तरह से तुमने खानी है वो। अच्छा, उसके अलावा पीडियाट्रिक पेशेंट का है कि अगर 500 mg पर kg फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो है डायरेक्ट एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर इनकी जो है ना प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है कर सकते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया जो है, अच्छा, बॉडी सरफेस एरिया जो होती है हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, यूजुअली ये वाली कैलकुलेशंस जो होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट्स के दौरान होती हैं, ठीक है, या केमोथेरेपी वगैरह किसी की चल रही है पेशेंट की, तो उसके हिसाब से हम लोग बॉडी सरफेस एरिया का देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा वेट बेस, मैंने अगर किसी ने मेरी पिछले बैच की कैलकुलेशंस ली होंगी तो उनको पता है कि मैंने वेट के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्यूजन पंप और इन सारी चीज़ों की जो है ना कैलकुलेशन सिखा दी थी। अब मैं फिर से रिपीट करूँगी इन चीज़ों को, पर थोड़ी सी हम लोग एडवांस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग देखें बॉडी वेट बेस्ड डोजेज कैलकुलेशन जो होती हैं कि अगर किसी पेशेंट का 50 केजी है या 30 केजी है तो हम लोग उसको किस तरह से कैलकुलेशंस करके देंगे।
ठीक है। उसके अलावा हम लोग इन्फ्यूजन रेट, इन्फ्यूजन पंप, ये चीज़ों के हिसाब से भी हम लोग करते हैं। इसमें रेट काउंट होते हैं कि कितनी ड्रॉप्स पर एमएल जाएंगी। अगर हम लोग आईवी में दे रहे हैं ना, ड्रिप फॉर्म में दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें कितने ड्रॉप पर मिनट जाएंगे। अच्छा, यूजुअली ये काम जो होते हैं वो नर्सिंग के होते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट वार्ड्स के अंदर जो है, फार्मासिस्ट एज अ वार्ड में चक्कर लगाने जाते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए। एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर हम लोग बात करें तो वो लोग जाते हैं, बेसिकली वो लोग देखते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन चल रही है, ठीक है। एडमिनिस्टर करना जो है वो काम नर्सिंग का होता है। तो ये कैलकुलेशंस जो होती हैं, आईवी रेट इन्फ्यूजन या आईवी ड्रिप रेट वगैरह, जो भी इन्फ्यूजन्स का जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, वो हमारी नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो नर्सिंग जो है वो लोग ही एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स को इन पेशेंट के अंदर, ठीक है। हमारा बेसिकली काम जो है वो एलिगेशन मेथड है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस वगैरह होती है, और यूरिनरी मेथड होता है, ठीक है। और हम लोग का हमारा जैसे वेट के बेस पे ये वाली कैलकुलेशंस हमारे पास इम्पॉर्टेंट होती हैं कि अगर हम लोग डीपीआईसी में काम कर रहे हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स भी सॉरी वहाँ पे क्या होता है डीपीआईसी के अंदर कि हमारे पास डॉक्टर्स भी कभी कभी हमारे पास डोज के लिए कंफर्म करने के लिए कॉल्स करते हैं कि फार्मासिस्ट से, जो भी वहाँ पे फार्मासिस्ट डीपीआईसी में बैठी हुई होती है, तो उनसे कंफर्म करने के लिए कि इस पेशेंट की इतनी वेट है और इतनी एज है, तो हम इनको कितने डोज में जानी चाहिए, ठीक है। वो डीपीआईसी के अंदर ये डिपार्टमेंट में होता है, डीपीआईसी के डिपार्टमेंट में होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ और हमारे फिजिशियंस वगैरह जो होते हैं ना, वो कॉल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये वाली ड्रग का जो है डोज़ नॉर्मल कितना जाएगा। तो आप लोगों को उस वक्त वहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि वो आपको जो हमारे फिजिशियन होते हैं, या फिजिशियन हो गया, नर्सेज वगैरह हो गई, तो वो आपको वेट और हाइट ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इस पेशेंट की ये एज है, ये वेट है, ये वाली मेडिकेशन हम लोग इसको दे रहे हैं, आप मुझे कंफर्म करके बताएं कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी जानी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी बैठे हुए होते हैं फार्मासिस्ट, वहाँ पे वो जल्दी से कैलकुलेशन वगैरह करके फिर वो बताते हैं उनको। तो नॉर्मली हम लोग का डीपीआईसी के अंदर कैलकुलेशंस का बहुत ज़्यादा होता है, वेट बेस्ड और ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, उनका वहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एलिगेशन मेथड वगैरह को देखें, तो एलिगेशन मेथड जो होता है, एलिगेशन और हमारा एलिगेशन मेथड ही जो होता है हमारा, वो कंपाउंडिंग के अंदर होता है। जब हम लोग कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंदर हम लोग अगर बात करें, तो वहाँ पे मेडिकेशंस को फिर से बना के दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑइंटमेंट है और डॉक्टर ने उस ऑइंटमेंट को कोई और नाम से लिख के दिया है या कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कंपाउंडिंग के अंदर, वो मेडिकेशन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग बना के दे देते हैं। तो वहाँ पे ये एलिगेशन मेथड जो है ना यूजुअली काम आता है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको अगले हमारे लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, हम लोग एलिगेशन मेथड को भी, क्रिएटिनिन क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग जब क्लिनिकल वार्ड्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंट जो है रीनल कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो होते हैं, या किडनी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे हम उनकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस वगैरह चेक करते हैं कि कितनी इनकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, और इस मतलब उनकी क्रिएटिनिन के हिसाब से उनको कोई मेडिकेशन ऐसी जा तो नहीं रही है जो उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्रिएटिनिन क्लियरेंस करते हैं। तो हमारी हर चीज़ जो है, जैसे हमारी वेट के हिसाब से और बॉडी मास के हिसाब से जो अगर हम लोग बात करें, तो वो कैलकुलेशन हमारी एक स्पेसिफिक एरिया में काम आती हैं, एलिगेशन हमारी कंपाउंडिंग के एरिया में काम आती हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का अगर है तो वो हमारी क्लिनिकल वार्ड्स के अंदर काम आती है, ठीक है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो हमारा आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिगेशन के बारे में लिखा है, हमारे पास बहुत सारे और भी हैं, जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस बता दिया मैंने आपको, और एलिगेशन मेथड हो गया, यूरिनरी मेथड हो गया। तो ये यूरिनरी और हमारा जो है
क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ये दोनों हमारे सेम ही है, लगभग सेम ही होते हैं, पर ये हमारे जो है ना क्लिनिकल वार्ड्स के अंदर ही हमारे काम आते हैं। ठीक है। अच्छा, एलिगेशन हमारा कंपाउंडिंग में काम आता है। तो हमारी एक 3 लेक्चर्स हमारे प्रॉपर इन्हीं कैलकुलेशंस पे होंगे, मतलब एक एलिगेशन पे होगा, एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस पे होगा, एक हमारा जो है यूरिनरी मेथड पे हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हमारा बॉडी वेट के हिसाब से और हाँ, वेट बेस के हिसाब से हमारी अलग कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ठीक है। इन्फ्यूजन रेट और इन्फ्यूजन पम्प का मैंने दोनों का जो है ना मैंने साथ में कवर करवा दूंगी एक लेक्चर में, और बीएसए और वेट बेस जो होंगी वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ी सी इस चीज़ पे डिस्कस करती चलूँ कि मेडिकेशन एरर हमारे नॉर्मली किस चीज़ पे होते हैं, वो हम लोग उसको भी जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग डेसिमल पॉइंट्स की हम लोगों को मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे 5 mg/kg फॉर 20 kg पेशेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे 100 mg है, यहाँ पे कभी कभार कोई डेसिमल पॉइंट का इशू हो गया, 0.5 mg जानी थी, हमने 0.5 जानी थी, हमने 5.0 पढ़ लिया तो उसको 5 mg हो गई, वो 0.5 है वो 5 हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ों की वजह से भी एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं मेडिकेशन के अंदर, तो हम लोग इस चीज़ को भी जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है इस वाली जो हमारी कोर्स का जो है ना कोई भी टेस्ट वगैरह का इशू नहीं होगा, तो कोई भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं होंगी। सिर्फ आपको जो है ना एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स, मतलब हमारे एट द एंड ऑफ द वीक हम लोग एक छोटा सा क्विज़ रख देंगे, तो उसके बेसिस पे जो है ना हम लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। हम लोग कल अपने कैलकुलेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।